अस्सलाम वालेकुम। गैसेस के लेक्चर का पार्ट 2 है आज। और पार्ट 2 में हमने सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें पढ़नी है जिसमें से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। एक हमने पढ़नी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सेकंड पढ़ना है आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर। शुरू करते हैं टाइम बगैर ज़ाया किए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में सबसे पहले आपको 5 बंदों का नाम और उनका काम याद होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहले याद रखिएगा बर्नौली। बर्नौली ने 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी। He gave this theory in 1738। थ्योरी के पोस्टुलेट अभी हम शुरू करेंगे। पहले 5 पर्सन्स का नाम सुन ले कौन कौन से हैं। फिर सेकंड नंबर पे क्लॉसियस। क्लॉसियस ने 1857 में इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ड्राइव की थी, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज़ करते हुए ड्राइव की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इस इक्वेशन पे भी एमसीक्यूज बनते हैं, इसको भी थोड़ा भी डिस्कस करेंगे हम। थर्ड पर्सन था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने डिस्कस किया, he gave law of distribution of molecular velocities of gases। इसने गैस की जो वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन थी उनसे रिलेटेड लॉ पेश किया। फोर्थ नंबर पे आया बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने डिस्कस किया, he discussed distribution of molecular energies। गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। ठीक है जी, ये 4 हो गया। और 5वां याद रखिएगा वंडरवॉल। वंडरवॉल एक्सप्लेन और डिस्कस रियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। एमसीक्यूज में रियल लिखा हो या नॉन आइडियल लिखा हो एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसने गैसेस के रियल या नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस किया। तो ये 5 बंदे और इनका आपको काम पहले एमसीक्यूज में याद रहना चाहिए। बर्नौली ने ये थ्योरी पेश की थी, क्लासियस ने इस थ्योरी के जरिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन ड्राइव की, मैक्सवेल ने गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटीज होती हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डिस्कस किया। बोल्ट्जमैन ने जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज होती हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, एनर्जीज को डिस्कस किया। और फिर वंडरवॉल आया। तो पोस्टुलेट में लिखना शुरू करता हूँ। पोस्टुलेट से पहले आप ये क्लासियस की इक्वेशन देखें। क्लासियस ने इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या दी थी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी जी, PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। P था प्रेशर, V था वॉल्यूम, M का मतलब याद रखना मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। M कितने मॉलिक्यूल का मैस था? 1 मॉलिक्यूल का मैस था। कैपिटल N होता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ख्याल करना एमसीक्यूज में, ये मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो एवोगैड्रो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो? एवोगैड्रो के इक्वल। तो ख्याल करना, कभी एक मॉलिक्यूल के मैस को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोलर मैस आता है। इस रिलेशन का भी एमसीक्यूज में नजर रखना। मैं रिपीट करता हूँ, एक मॉलिक्यूल के मैस को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें तो मोलर मैस का आंसर निकलता है। ये रिलेशन भी इधर ही से निकाला जाता है। तो ये एक रिलेशन एमसीक्यूज में आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा सी स्क्वायर बार, इस बार, ये जो बार होता है ना, इस बार का मतलब एवरेज या मीन होता है। मैथ में या आपने मैट्रिक में कहीं पे पढ़ा भी होगा, मीन या एवरेज के लिए बार डालते हैं। अच्छा, अब मीन कैसे निकालते हैं वेलोसिटीज का? स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो पार्टिकल। हालांकि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेलोसिटी को आप वी से रिप्रेजेंट कर लेते हो, लेकिन नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी को सी से।
आप गैस के पहले मालिक्यूल की वेलोसिटी को प्लस करो दूसरे मालिक्यूल की वेलोसिटी में, प्लस करो तीसरे मालिक्यूल की वेलोसिटी में, एंड सो ऑन। ऊपर तमाम मालिक्यूल की वेलोसिटीज को प्लस करो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पे, तो आपके पास आ जाता है मीन वेलोसिटी। तमाम मालिक्यूल की वेलोसिटी ऊपर लिख के प्लस करो, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल पे डिवाइड करो, मीन वेलोसिटी। अब इस मीन वेलोसिटी में हम यूज कर रहे होते हैं स्केयर, क्योंकि आपको याद हो जी, जो आप फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ते हो वो होता है हाफ एम वी स्केयर, ठीक है। लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए वी स्केयर नहीं लिखा जाता, उनके लिए सी स्केयर बार लिखा जाता है। ये जो मैक्सवेल था ना, मैक्सवेल ने कहा था एक मालिक्यूल की वेलोसिटी को डिस्कस करें ना अगर हम, तो वो कोई खास फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मालिक्यूल एक सेकंड में पता नहीं कितनी दफा दूसरे मालिक्यूल और कंटेनर की वॉल से टकरा के अपनी वेलोसिटी को चेंज कर चुका होता है, ठीक है। तो मालिक्यूल इतनी तेजी से बार बार टकरा रहे होते हैं कि उनकी वेलोसिटीज बार बार चेंज हो रही होती है, तो एक एक पकड़ के मालिक्यूल की वेलोसिटी को तो नहीं डिस्कस किया जा सकता ना। तो बेहतर ये होता है कि तमाम मालिक्यूल की मीन वेलोसिटी को डिस्कस किया जाए। मीन का मतलब है तमाम मालिक्यूल की वेलोसिटीज प्लस करके टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल पे डिवाइड करके उनका मीन या एवरेज डिस्कस किया जाए। तो ये मैक्सवेल एवरेज को ही डिस्कस करता था गैस की वेलोसिटीज की। अच्छा, अब इधर गौर से देखो, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में इधर स्केयर आया हुआ है, तो इस वजह से इधर भी तमाम मालिक्यूल की वेलोसिटीज का स्केयर लेते थे, और इधर भी फिर निकलता था मीन स्केयर बार, क्योंकि इधर सब तमाम मालिक्यूल की वेलोसिटीज पे स्केयर डालते थे काइनेटिक एनर्जी में, चूंकि स्केयर होता था, तो ये भी निकलता था मीन स्केयर बार। तो गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऐसे भी लिखा जा रहा होता है। और ख्याल करना, ये जो मैंने काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला लिख के दिया ना गैस के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला गैस के एक मालिक्यूल के लिए डिस्कस होता है, और अगर गैस के एन मालिक्यूल्स हो ना, गैस के एन मालिक्यूल्स हो, तो इस फार्मूले में इधर एन से मल्टीप्लाई भी किया हुआ होता है, इधर एन से मल्टीप्लाई भी किया होता है, और ये इस तरीके से भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फॉर एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होता है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फार्मूलेज एमसीक्यूज में आपको याद रहने चाहिए। और ये जो मीन स्केयर वेलोसिटी मैंने आपको लिख के दी है, इस मीन स्केयर वेलोसिटी का लेते हैं स्केयर रूट, और स्केयर रूट लेने से आती है रूट मीन स्केयर, आर एम एस का मतलब रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का भी फार्मूला आपको याद रहे, क्योंकि एमसीक्यूज इस पे बनेंगे, अंडर रूट 3 RT ओवर कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर मैस, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर मैस। बच्चों के जहन में आ रहा होता है सर ये फार्मूले कैसे आ रहे हैं, बेटा ये एंट्री टेस्ट में ना इनकी डेरिवेशन पे नहीं लग जाना, हमने टू द पॉइंट रहना है, फार्मूलाज को डिस्कस करना है, उन फार्मूला से बनने वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। उनमें जितने फार्मूलाज आ रहे हैं ना, मैं उनकी डेरिवेशन भी शुरू कर दूं तो लेक्चर कहाँ का कहाँ चला जाए, घंटों का हो जाए लेक्चर, और वो एंट्री टेस्ट में सूटेबल भी नहीं होता। डेरिवेशन आपसे पूछता भी नहीं है जाहिर है, तो फिर क्यों हम डेरिवेशन करें। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट 3 RT ओवर एम। हाँ, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअली थोड़ी मैं बात ऐड कर दूं इधर, क्या हम लैब में जब काम कर रहे होते हैं तो आप ऐसे काम करते हो कि आप पहले मालिक्यूल को पकड़ के उसकी वेलोसिटी निकालोगे, दूसरे मालिक्यूल की, तीसरे मालिक्यूल की, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल पे डिवाइड करके मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालोगे? नहीं, लैब में ऐसे काम नहीं होता, कोई इतना नादान नहीं होता कि एक एक मालिक्यूल को पकड़ के उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हो। लैब में ये करते हैं कि गैस के ऊपर जो टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ होता है, टेम्परेचर की वैल्यू इधर पुट करते हैं, गैस का मोलर मास इधर लिखते हैं, आर आपको पता है आइडियल गैस कांस्टेंट है वो लिखते हैं, वैल्यूज लिख के से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको किस तरफ ले जाता है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी की तरफ ले जाता है। तो लैब में प्रैक्टिकली आप टेम्परेचर और मोलर मास पुट करके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आंसर निकालते हो ना, कि यूं ये मैथमेटिकली इक्वेशन जस्ट है, प्रैक्टिकली इसका इस तरह यूज नहीं हो रहा होता। ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि एक मालिक्यूल की वेलोसिटी लिखो, दूसरे की लिखो, तीसरे की लिखो, डिवाइड करो और फिर मीन स्क्वायर, कौन निकालता है एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल तीसरे मालिक्यूल की वेलोसिटी? क्या पकड़े जा सकते हैं इस तरह एक एक मालिक्यूल जो वेलोसिटी से निकाल रहे हैं या किसी तरीके से फाइंड कर रहे हैं? ये तरीका मोर सूटेबल होता है और यही यूज हो रहा होता है जो ये इधर लिख के दिया। अब इस पे एक तो एमसीक्यूज आपने याद रखना है, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होगा एमसीक्यूज, वो कहेगा जी विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन कौन करेक्ट है? तो सुने फिर, याद रखना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में ये 3 और R तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हटा हटा दो,
तो रूट मीन्स की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। ये मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको यूं भी हम लिख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो ये जो जितने भी मैंने रिलेशंस लिख के दिए हैं ये सारे ठीक होते हैं, ये सारे ठीक होते हैं। ठीक है, ये सारे रिलेशन बस समझाने की खातिर मैंने एमसीक्यूज बनाया कि सारे रिलेशंस आपको बताए जा सके। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह ये लिखा जा सकता है और इधर भी रूट मीन वेलोसिटी की जगह ये लिखा जा सकता है। तो ये सारे रिलेशन सही निकलेंगे। अच्छा, फिर इसमें एमसीक्यूज यूं भी बन रहे होते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग गैस गैस हैज मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी at STP, maximum root mean square velocity at standard temperature and pressure, and let's say gases are मीथेन गैस आपको दी हुई है, आपको ऑक्सीजन गैस दी हुई है, आपको क्लोरीन गैस दी हुई है, और आपको लेट्स से हाइड्रोजन गैस दी हुई है। वो कहेगा इन चारों गैसेस में से सबसे मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी होगी। तो ये देखो, मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसकी होती है जिसका मास मिनिमम हो, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसका मास मिनिमम होगा। तो मास मिनिमम किसका निकलेगा, वैसे देख के बच्चे को समझ आता है हाइड्रोजन का मास, फिर भी मैं लिख देता हूँ। हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2 ग्राम, क्लोरीन गैस का मास होता है 71 ग्राम, ऑक्सीजन गैस का मास होता है, गैस का मास लिख रहा हूँ 32 ग्राम, मीथेन गैस का मास होता है 16 ग्राम। तो किसका मास आपको सबसे कम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन का। जिसका मास सबसे कम होता है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह के एमसीक्यूज आ रहे होंगे, ठीक है। आमतौर पे एमसीक्यूज या तो मैक्सिमम का होता है या मिनिमम का होता है या ऑर्डर का होता है, कि ऑर्डर लिख दो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन के बाद किसकी आनी चाहिए, मीथेन की, मीथेन के बाद किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के बाद किसकी होनी चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्लोरीन की। तो एमसीक्यूज 3 कैटेगरी ऐसी आमतौर पे देखने को मिलती है, मैक्सिमम बताओ, मिनिमम बताओ, या ऑर्डर लिखे हुए होते हैं। करेक्ट ऑर्डर पहचानो कहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, मैं इसका ऑर्डर लिख के भी देता हूँ। सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि उसका मास कम है। हाइड्रोजन के बाद वेलोसिटी होगी, हाइड्रोजन के बाद मास किसका, मीथेन का, उसके बाद मीथेन की वेलोसिटी अल्फा की, उसके बाद वेलोसिटी होगी बीटा की, और उसके बाद वेलोसिटी होगी चार्ली मतलब क्लोरीन की। ये इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ऑर्डर बनेगा, और ये ऑर्डर किस पे बेस पे बनाया गया, मास, हाइड्रोजन और मीथेन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल करना है, एक मैं रिलेशन लिख के दे रहा हूँ उस पर एमसीक्यूज आएगा, मैं वो फार्मूला भी लिख के देता हूँ। देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मोलर मास के साथ रिलेशन क्या, इन्वर्सली का रिलेशन है। तो एक फार्मूला याद रखना, जो वेलोसिटी होती है वो काइनेटिक एनर्जी भी डिसाइड करती है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी भी डिसाइड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा, किसी पहली गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके मोलर मास के इन्वर्सली होती है। वेलोसिटी का मोलर मास से इन्वर्सली का रिलेशन है ना, तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी का भी मोलर मास से इन्वर्सली का रिलेशन होगा। याद रहेगा ना, सर ने कहा था वेलोसिटी का अगर इन्वर्सली का रिलेशन है मोलर मास से तो काइनेटिक एनर्जी का भी इन्वर्सली। तो किसी फर्स्ट गैस की काइनेटिक एनर्जी उस गैस के मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही होती है, ठीक है। और और किसी सेकंड गैस की काइनेटिक एनर्जी भी उसके मोलर मास के इन्वर्सली चल रही होगी। ये देखो, इन्वर्सली का रिलेशन यूं ही समझाया जाता है कि ऊपर नीचे चीजें लिखी हुई दिखाई जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट गैस की उसके मोलर मास के इन्वर्सली, और काइनेटिक एनर्जी सेकंड गैस की उसकी मोलर मास के इन्वर्सली, ये भी ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो इन्वर्सली का रिलेशन ही बनेगा। ओके, अच्छा, अब आप कहेंगे इधर स्क्वायर रूट है, सर ने इधर स्क्वायर रूट नहीं डाला। ओ भाई, वो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में स्क्वायर होता है ना,
वो स्केयर लोगे ना, इधर स्केयर लोगे तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो चुका होगा ना, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो इधर स्केयर होता है, स्केयर होता है। तो ये फार्मूला भी आप याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट गैस इनवर्सली टू स्मॉलर मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इज इनवर्सली टू मोलर मास। लेट से वो आपको कोई एमसीक्यूज बना के दे, और ये आता भी रहा प्रीवियस पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज। वो आपको बोलेगा जी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, ये दो गैसेज हैं। तरतीब का भी ख्याल करना, पहले उसने हाइड्रोजन गैस बोली और दूसरी उसने कौन सी गैस बोली है, ऑक्सीजन गैस। वो कहेगा ये दो गैसेज हैं, इन दोनों गैसेज के इक्वल मास लिए हुए हैं, तो बताओ इन दोनों गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या बनेगा। इन दोनों गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या बनेगा। तो ये है फर्स्ट गैस, ये है सेकंड गैस। एमसीक्यूज में लिखी हुई गैसेस की अरेंजमेंट का भी ख्याल करना, फर्स्ट कौन बोलिए सेकंड कौन बोलिए। तो मैं अगर फार्मूला लगाऊं, तो इधर वन की जगह फर्स्ट गैस कौन है, हाइड्रोजन है। इधर टू की जगह सेकंड गैस कौन है, ऑक्सीजन है। तो इधर टू की जगह, इधर टू ऑक्सीजन थी तो इधर भी तो टू ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन का मोलर मास। इधर वन हाइड्रोजन है तो इधर भी तो वन हाइड्रोजन ही होगी, हाइड्रोजन गैस। तो यूं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना हो तो मोलर मास यूज कर सकते हैं आप। सोच के देखें ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन गैस O2 का 32 होता है। हाइड्रोजन गैस H2 का मोलर मास कितना होता है, राउंड ऑफ करके 2 होता है। इसको अगर कैंसिल करो, 2 वन जा और ये आएगा 2 16 जा। तो सिंपलेस्ट जो आंसर बनेगा, ऊपर है 16, इस डिवीजन की जगह रेशो डाल दिया और नीचे आ गया 1। तो काइनेटिक एनर्जी की जो रेशो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और इस डिवीजन की जगह रेशो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, तो इनकी रेशो का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 16:1। तो बस इन सिंपली आपने याद रखना है, वेलोसिटी का मोलर मास से इनवर्सली का रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी मोलर मास से इनवर्सली का रिलेशन होता है। फर्स्ट गैस की काइनेटिक एनर्जी इधर नीचे मोलर मास लिखना, और सेकंड की काइनेटिक एनर्जी अगर नीचे है तो उसका मोलर मास इधर ऊपर लिखना। और डिसाइड बस एमसीक्यूज में नजर रखना, फर्स्ट गैस कौन सी बोली है, सेकंड क्यों बोली है, कौन सी बोली है उसने। तो हाइड्रोजन फर्स्ट है तो फर्स्ट इधर लिख दी, उसकी काइनेटिक एनर्जी मोलर मास इसका उधर नीचे। ऑक्सीजन सेकंड गैस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसका मोलर मास इधर, मोलर मास लिखा, डिवाइड डिवाइड किया और रेशो आ गई, काइनेटिक एनर्जी की ये रेशो का आंसर आ गया। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे तो इन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे ना इस टॉपिक पे पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपने। अच्छा जी, ये सारी बातें आएंगी एमसीक्यूज में। अब पोस्टुलेट करने हैं आपने के एम टी के पोस्टुलेट्स। कुछ पोस्टुलेट तो इसके ऐसे हैं जिसपे एमसीक्यूज वो बनाता ही नहीं, वो इतने आसान पोस्टुलेट होते हैं, इतने सिंपल होते हैं, उन पे बनाता ही नहीं। तो मैं उन पोस्टुलेट पे डिस्कशन करूंगा जिन पे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो सुने, किन पे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं या वो पता होने चाहिए। पहले तो आपने याद रखना है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं, जिस कंटेनर में बंद होते हैं उसकी वॉल से भी कोलाइड करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उनका जो कोलिजन होता है, याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी ऑफ गैस आफ्टर कोलिजन क्या रहती है, रिमेन सेम। कोलिजन में एनर्जी के ट्रांसफर जरूर होंगे, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी तमाम गैस के मॉलिक्यूल की बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या रहती है, सेम रहती है। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट मतलब वो केल्विन वाला जो टेम्परेचर मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन शायद आपने फिजिक्स में पढ़ी हो। ट्रांसलेशनल बॉडी में, ट्रांसलेशनल मोशन में कोई पार्टिकल बगैर रोटेट किए, रोटेट नहीं करेगा, बगैर रोटेट किए एक ऐसे पाथ में मूव करेगा जो पाथ लीनियर भी हो सकता है, वो पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, वो रैंडम भी हो सकता है।
तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये सारी मोशन एग्जिस्ट करती हैं, लीनियर भी होती है, सर्कुलर भी होती है, रैंडम भी होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इनडायरेक्टली कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़े तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सिंपल। अच्छा, इधर एक फार्मूला एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा। फिर से वही बात, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला याद रहे। हो सकता है किसी एमसीक्यूज में काइनेटिक एनर्जी को ई के से रिप्रेजेंट किया, ई के से, और उस काइनेटिक एनर्जी का उसने फार्मूला आपको लिख के दिया वो 3RT/2NA। इस Na का मतलब एवोगैड्रो, इस Na का मतलब एवोगैड्रो, और R का मतलब होगा आइडियल गैस कांस्टेंट, और T का मतलब होगा टेम्परेचर। अच्छा, इस ये फार्मूला भी बेसिकली यही बता रहा होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। बाकी ये जो सारा फैक्टर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली कांस्टेंट होता है, ये वाला सारा फैक्टर। आर कांस्टेंट होता है, Na भी कांस्टेंट होता है, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट होता है। ओके, अच्छा, ये कांस्टेंट हटाएं, इक्वल हटाएं, रिलेशन डायरेक्टली का ही बना हुआ मिलेगा मिलेगा आपको, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके अलावा एक और बात आपने इस रिलेशन में याद रखनी है कि 3RT/2Na। इस रिलेशन को जरा गौर से देखो। इधर अगर आपने एवोगैड्रो निकालना हो ना, एवोगैड्रो, तो मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दो, तो फिर आपको फार्मूला बना हुआ जो इधर से मिलेगा ना, वो बना हुआ मिलेगा एवोगैड्रो इज इक्वल टू मोलर मैस डिवाइडेड बाय मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो आप अगर चाहो तो इस एवोगैड्रो की जगह इसमें से आप निकाल के लिख सकते हो मोलर मैस ओवर मैस। तो और से देखो, काइनेटिक एनर्जी का भी मोलर मैस से रिलेशन क्या बन रहा है, इनवर्सली का। इधर भी काइनेटिक एनर्जी का मोलर मैस से रिलेशन क्या पढ़ा रहा था, इनवर्सली का, इधर भी इनवर्सली बताया मैंने। और अगर काइनेटिक एनर्जी का इनवर्सली है तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी इनवर्सली का रिलेशन होना चाहिए। तो ये सेंस होती है, जनरल सेंस है, ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आएगा भी सही एमसीक्यूज में। ग्रेविटी हैज निग्लिजिबल इफेक्ट, ग्रेविटी हैज negligible effect on motion of gas molecule, negligible effect on motion of gas molecules। आप कभी गौर करो, एयर में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन क्या उन गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी डायरेक्शन ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है? नहीं हो रही। फिजिक्स में अक्सर फिर टीचर ये भी कह रहे होते हैं कि ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो एटमॉस्फेयर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो सारे मॉलिक्यूल ज़मीन को क्यों नहीं लग गए? इतने, एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर ऊपर तक है? ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल फिर वो ज़मीन को क्यों नहीं लग गए? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस बहुत कम है। मैस बहुत कम होने की वजह से उनका वेट भी बहुत कम होता है, क्योंकि मैस को जब आप ग्रेविटी जी से मल्टीप्लाई करते हो फिर वेट का आंसर भी बहुत कम होता है। उनका वेट इतना कम होता है कि उन पे ग्रेविटी का असर ना होने के बराबर होता है। ना ग्रेविटी की वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, ना काइनेटिक एनर्जी, ना उनकी कोई डायरेक्शन चेंज होती है, कोई खास इफेक्ट नहीं होता, निग्लिजिबल इफेक्ट होता है, यूं बोला जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आपने याद रखना है एमसीक्यूज में कि हाँ, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या तो एमसीक्यूज में लिखा होगा एब्सेंट होती हैं, या तो एब्सेंट का लफ्ज होगा, या निग्लिजिबल होती हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। कोई खास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और ये पोस्टुलेट अब गौर से समझना, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल, इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, एमसीक्यूज में लफ्ज लिखा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या फिर लिखा होगा जी
ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय गैस, ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय गैस, या फिर लिखा होगा जी अवेलेबल वॉल्यूम टू गैस, अवेलेबल वॉल्यूम टू गैस। अब इसका मतलब गौर से समझना, पहले तो याद रखना कहीं पे भी आइंदा एक्चुअल वॉल्यूम लिखा हुआ है तो एक्चुअल वॉल्यूम वो चीज होती है जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पे जो डिपेंड करे उसे एक्चुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और कोई आपको बोलता है जी इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 डीएम क्यूब, लेट्स से कोई आपको बोलता है इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 डीएम क्यूब, तो सोच के बताओ ये जो 10 डीएम क्यूब है ये गैस का वॉल्यूम है या कंटेनर का? नहीं, ये कंटेनर का है। इस 10 डीएम क्यूब को बोलेंगे या तो ये वॉल्यूम है कंटेनर का, या फिर इसे बोलेंगे ये ऑक्युपाइड वॉल्यूम है बाय गैस, ये वो वॉल्यूम है जो गैस ने सारा ऑक्युपाई किया हुआ है, या फिर बोलेंगे ये अवेलेबल वॉल्यूम टू गैस है, वो वॉल्यूम है जो आपने गैस को दिया हुआ है, यूं बोलेंगे। ये गैस का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होगा। एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा कि आप इन तमाम गैस के मॉलिक्यूल को कलेक्ट करें और इन्हें एक दूसरे की सरफेस पे रखें, और सरफेस पे रखने के बाद ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई हुआ हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है ना, मॉलिक्यूल की साइज की वजह से ये ऑक्युपाई हुआ है। जब आपने मॉलिक्यूल को एक दूसरे की सरफेस पे रख दिया, इस वॉल्यूम को बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। अब बर्नौली ने कहा था ये जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना, जो मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्चुअल वॉल्यूम बहुत ही कम होता है और आमतौर पे गैसेस ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ होता है या कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए उसने कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम को आप निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और बस ख्याल रहे कि आइंदा में जब भी एक्चुअल वॉल्यूम बोलूं तो इसका मतलब होगा वो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करे। आप कभी लिक्विड और सॉलिड को गौर से देखो ना, लिक्विड और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे की सरफेस पे पड़े होते हैं, इसलिए लिक्विड और सॉलिड ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ होता है वो उनका एक्चुअल वॉल्यूम होता है। गैस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। गैस में जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ होता है वो उन्होंने अपनी नेचर की वजह से ऑक्युपाई किया होता है। उसकी तो नेचर है जितना वॉल्यूम दो सारा ऑक्युपाई कर लेगी। वो नहीं देखेगी गैस मेरा छोटा साइज था मॉलिक्यूल का, बड़ा साइज था मॉलिक्यूल का, वो ये नहीं देखेगी, वो उसे जितना वॉल्यूम दिखेगा सारा घेर लेगी। तो वो वॉल्यूम जो घेरा हुआ होता है वो तो फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या ऑक्युपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस या अवेलेबल वॉल्यूम टू गैस होता है। वो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता, वो मॉलिक्यूल ने अपने साइज की वजह से नहीं घेरा होता, वो अपनी नेचर की वजह से घेरा हुआ होता है। ओके हो गया ये सब चीजें। और ये दो पोस्टुलेट जो थे, ये जो मैंने आखिर में लिखे हैं, इन्हें बोलते हैं जी फॉल्टी पोस्टुलेट। इन पोस्टुलेट ने की थी गड़बड़। एमसीक्यूज में नजर रखना, ये दो फॉल्टी, मैंने रॉन्ग नहीं बोला, ये टोटली गलत पोस्टुलेट नहीं है, ये फॉल्टी है। इनमें थोड़ा बहुत नुक्स है जो नुक्स ठीक करना पड़ेगा, आगे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, टोटली रॉन्ग नहीं है। हाँ अलबत्ता एमसीक्यूज ये जरूर पूछा जाता है कौन से दो फॉल्टी पोस्टुलेट एमसीक्यूज के ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये दो लिखे हुए दिख रहे हैं तो यही दो फॉल्टी होते हैं। ठीक है, तो ये थी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चीजें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। उम्मीद है हो जाएंगे सारे एमसीक्यूज, मैंने चीज कोई छोड़ी तो नहीं है इसमें, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे सारे। चलो जी नेक्स्ट, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। मैंने आपका टाइम बचाने की खातिर कि बेवजह लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मैंने पहले कुछ मेन बातें लिख ली हैं, बाकी फिर समझाना शुरू करते हैं। सुनो जी, अब मेरी बातें गौर से समझना। गैस बजाते खुद आइडियल या नॉन आइडियल नहीं होती, उसका बिहेवियर आइडियल या नॉन आइडियल होता है। बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, बिहेवियर का एब्रिविएशन लिखा हुआ है, और नॉन आइडियल बिहेवियर। ठीक है, मैं आपको आखिर में जब समझाऊंगा ना ये चीज़, मैं प्रूफ भी करूंगा, आपको ये सेंस भी समझ आएगी। एक गैस प्रैक्टिकली आइडियली भी बिहेव कर सकती है, प्रैक्टिकली नॉन आइडियली भी बिहेव कर सकती है, दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। अक्सर टीचर पढ़ाते हुए बोल जाते हैं आइडियल गैस तो होती ही नहीं है सिरे से, वो इनकम्प्लीट बात बोलते हैं। वो इनकम्प्लीट बात बड़ी खतरनाक होती है। ऐसा नहीं होता कि आइडियल बिहेवियर होता ही नहीं है गैस का, या आइडियल गैस नहीं होती है उसका बिहेवियर नहीं होता, होता है प्रैक्टिकली वो, लेकिन उन्होंने इनकम्प्लीट बात क्लासों में बच्चों को बोली होती है, जो कि जाहिर है खतरनाक बात होती है। या तो बंदा बात पूरी बोले या इनकम्प्लीट ना बोले। तो सुनो अब, अच्छा सुनो अब, किसी गैस पे अगर आप टेम्परेचर रखो हाई
तो चार्ल्स लॉ कहता है गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी होगा हाई, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्टली का रिलेशन होता है। किसी गैस पे प्रेशर आप रखो लो, तो बॉयल्स लॉ कहता है अगर प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, क्योंकि इन्वर्सली का रिलेशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्सली का होता है। तो इट मींस किसी गैस पे टेम्परेचर लो हो और उस गैस पे अप्लाइड, बाहर से अप्लाई किया हुआ प्रेशर, टेम्परेचर हाई हो और बाहर से अप्लाई किया गया प्रेशर लो हो, तो गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, कहाँ डायग्राम में छोटी सी बना दूँ। लेट से इस तरह ना गैस ने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी काफ़ी दूर होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये डिस्टेंस DIST, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ऐसी गैस के बारे में याद रखो, ऐसी गैस को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा थे ना, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो इजी टू कंप्रेस, ऐसी गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो आसानी से। अच्छा, अब चूंकि गौर से देखो, मैंने कहा वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट होंगी या फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को आप निगलेक्ट कर सकते हो। MCQs में ये बात लिखी होती है। ये जो लफ्ज ए है ना, ए, इस ए का मतलब ही होता है अट्रैक्शन फैक्टर। ये वंडरवाल ने अपनी इक्वेशन में यूज किया था ए और बी, ए का मतलब ए निकला ही अट्रैक्शन से था, इसे अट्रैक्शन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट हैं तो अट्रैक्शन फैक्टर ए की वैल्यू होगी 0, है ही नहीं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन फैक्टर 0 होगा। अब एक्चुअल वॉल्यूम वो होता है जो मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करे। इस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर दूर होंगे कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा है बड़ा है। ये मॉलिक्यूल टेंशन ही नहीं लेगा कि इतना दूर मौजूद मॉलिक्यूल का साइज छोटा है बड़ा है, उसे टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम आप क्या कर सकते हो? निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो ना, तो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साइज से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अगर साइज से फर्क नहीं पड़ता और एक्चुअल वॉल्यूम निगलेक्ट कर सकते हो, तो इस बी का मतलब होता है बिगनेस फैक्टर। बिगनेस का भी मतलब मॉलिक्यूल का साइज, ये भी वंडरवाल इक्वेशन में यूज हुआ था। इसे बिगनेस फैक्टर भी बोलते थे, इसे अफेक्टिव वॉल्यूम भी बोलते थे, इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल भी बोलते थे। जब वंडरवाल इक्वेशन पढ़ाई जाती है ना, तो बच्चों को समझाया जा रहा होता है क्यों बोलते हैं, लेकिन इधर हमारा मकसद वंडरवाल इक्वेशन पढ़ना नहीं है। वंडरवाल इक्वेशन की बस ये कुछ बातें MCQs में पूछ ली जाती हैं, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं पूरी वंडरवाल इक्वेशन छेड़ के बैठ जाऊँ ना, कैसे ड्राइव होती है, क्या क्या होता है, वो बहुत लेंथी हो जाता है, वो है भी नहीं। तो मेजर बातें बस याद रहे, बी का मतलब होता है बिगनेस फैक्टर, इसे इफेक्टिव वॉल्यूम पर मोल भी बोलते हैं और इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल भी बोलते हैं। ठीक है, और अब सुनो, और ए और बी को एज अ होल वंडरवाल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ए और बी दोनों को वंडरवाल कांस्टेंट भी बोलते हैं, इनके सेपरेट नेम भी याद रहे, इन्हें एज अ होल कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी आपको याद रहे, और ये वंडरवाल इक्वेशन में यूज होते हैं। ये वंडरवाल इक्वेशन लिखिए। अब सुनो, अब एक्चुअल वॉल्यूम आप निगलेक्ट कर रहे हो, एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब है मॉलिक्यूल का साइज निगलेक्ट कर रहे हो। तो जब मॉलिक्यूल का साइज निगलेक्ट करते हो ना, तो बी की वैल्यू आप 0 रखते हो, क्योंकि इस वक्त आपको मॉलिक्यूल का बिगनेस या उसका साइज देखने की जरूरत ही नहीं, मॉलिक्यूल दूर बहुत बहुत है। तो बी की वैल्यू इस वक्त क्या होगी? 0 होगी, नहीं देखनी बी की वैल्यू, 0 होगी। अच्छा जी, पोस्टुलेट ऑफ KMT सारे ओबे होते हैं, सारे ओबे होंगे। ठीक है, ये आइडियल बिहेवियर चल रहा है। ये आइडियल बिहेवियर की मैंने कंडीशन बताई है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ये दो मेजर कंडीशन है जो MCQs में नजर रहे आपकी, कि टेम्परेचर हाई हो प्रेशर लो हो। तो KMT के तमाम पोस्टुलेट भी ओबे होते हैं, तमाम गैस लॉज भी ओबे होते हैं। तमाम गैस लॉज मतलब चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, फलां फलां। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT भी ओबे होती है। वंडरवाल इक्वेशन की जरूरत नहीं होती। और अब सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब सुनना मेरी बात, ये देखो, आइडियल गैस इक्वेशन तो आपने पढ़ी है ना, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT। ये NRT मल्टीप्लाई है, इधर ला के डिवाइड करो, इसे इक्वल के इधर ला के डिवाइड करो, तो ये बनेगा जी PV ओवर NRT। इधर क्या बचा रह जाएगा? इज इक्वल टू के बाद 1 बच जाएगा।
क्योंकि मैथ कहती है अगर आपने इधर लाके डिवाइड किया तो इसे उधर जाके वापस मल्टीप्लाई करें तब भी तो सेम आंसर आना चाहिए। एनआरटी को उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई करें, पी इज इक्वल टू एनआरटी बन जाएगा। तो एनआरटी इधर मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर लाके डिवाइड किया इज इक्वल टू 1, और इसी चीज को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। याद रखना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी की सर ने इक्वेशन क्या लिख के दी थी, जी की इक्वेशन थी पीवी ओवर एनआरटी इज इक्वल टू 1। ओके, अच्छा क्यों बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? याद रखना लैब में जब हम स्टडी करते हैं ना चीज़ों पे, तो आमतौर पे एक चीज़ हम चेंज करते हैं, कोई एक पैरामीटर चेंज करते हैं और उसके थ्रू कोई दूसरा वेरिएबल स्टडी करते हैं, कोई दूसरा पैरामीटर स्टडी करते हैं। लैब में एट द सेम टाइम सारी चीज़ें नहीं चेंज करना शुरू कर देते, फिर वो डायरेक्टली इन्वर्सिटी के रिलेशन ही नहीं बन पा रहे होते, वो स्टडी नहीं हो पा रहा होता। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भी जब हम स्टडी करते हैं ना तो एन कर देते हैं कांस्टेंट, मतलब मोल्स, गैस के मोल्स हम ले लेते हैं 1, जितनी भी गैसेस स्टडी कर रहे होते हैं उसके मोल्स 1 ले लेते हैं। गैस का टेम्परेचर भी हम कर देते हैं कांस्टेंट, आर वैसे ही कांस्टेंट है। तो इस वक्त डिनोमिनेटर में ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम प्रैक्टिकली लैब में काम करते हुए इन तीनों को कांस्टेंट रखते हैं। चेंज क्या करते हैं? प्रेशर, और प्रेशर की वजह से क्या चेंज होता है? वॉल्यूम। और प्रेशर और वॉल्यूम किस लॉ में आया था? बॉयल्स लॉ में। तो ये बेसिकली ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना पी वी, ये बॉयल्स लॉ है। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, बॉयल्स लॉ, ये ऊपर लिखी हुई चीज बॉयल्स लॉ। अब जब आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है, मतलब गैस कम या ज्यादा कंप्रेस हो रही है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी चेंज हो रही है। इसी सेंस में इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला जाता है, इसी सेंस में जी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और फिलहाल देखो इज इक्वल टू क्या आया हुआ है? 1। तो याद रखना आइडियल बिहेवियर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और सुनो अब और से, अब जी होता फिर ये है कि अगर ग्राफ ड्रा करें आइडियल आइडियल बिहेवियर का ग्राफ, एक्स एक्सिस पे रखें प्रेशर, वाई एक्सिस पे रखें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी विच इज इक्वल टू पी ओवर एनआरटी। तो आइडियल बिहेवियर के लिए इस जी का आंसर बार बार आ रहा होता है 1, मतलब कांस्टेंट आ रहा होता है। जब भी कांस्टेंट आंसर आए तो ग्राफ पैरेलल बन रहा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब किसी बच्चे को याद होना बॉयल्स लॉ जो मैंने पढ़ाया था, ये बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है। याद है बॉयल्स लॉ में मैंने एक्स पे रखा था प्रेशर, वाई पे मैंने रखा था पी वी इज इक्वल टू के। किसी को याद हो अगर बॉयल्स लॉ नाम भूल गया हो तो मैंने यूं ही ग्राफ बना के दिया था। जब मैं वाई एक्सिस पे कांस्टेंट के रखता था तो ग्राफ जो होता था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता था। अब मैंने ग्राफ पे रखा है जी, हालांकि ये जी भी इसी पीवी को डिस्कस कर रहा है। पीवी का मतलब पीवी किसके इक्वल होता है? बॉयल्स लॉ में के इक्वल, और आंसर बार बार कांस्टेंट 1 के इक्वल आ रहा होता है आंसर, और ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा होता है। तो ये आइडियल बिहेवियर का ग्राफ हमेशा याद रखना ऐसा होता है। आइडियल बिहेवियर का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। ये बात आपको याद रहे एमसीक्यूज। ये सारे पॉइंट हो गए आइडियल के जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। अब इन सारी चीजों को कर डालो उलट। इनिशियली उलट करते हैं हम पहले, सुनो। किसी गैस पे टेम्परेचर हाई की बजाय कर दो लो। टेम्परेचर लो करोगे तो चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम लो हो जाएगा। और किसी गैस पे अप्लाइड प्रेशर कर दो हाई, प्रेशर हाई कर दो तो वॉल्यूम लो हो जाएगा बॉयल्स लॉ के मुताबिक। ऐसे है कि नहीं? इन दो पे नजर रखना। ये जो दो जिसमें मैंने स्टार डाले हैं ना, इन दो कंडीशन पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यूज में, नजर रखना। टेम्परेचर लो किया, प्रेशर हाई किया, वॉल्यूम क्या हो गया? लो। अगर वॉल्यूम लो हो गया तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको कि मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आ जाएंगे और हाईली कंप्रेस हो जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही लेस हो जाएंगे। अब गैस आप पहले से ही बहुत कंप्रेस कर चुके हो, मॉलिक्यूल बहुत करीब आ चुके हैं, ऐसी गैस को फर्दर कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आप पहले से बहुत कंप्रेस, मॉलिक्यूल पहले बहुत करीब आ चुके हैं, इस सिचुएशन में आप पहुंच चुके हो। पहुंचने के बाद अब मजीद इसे कंप्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल करीब आ गए तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को एब्सेंट बोले? हाँ, कहोगे नहीं सर एब्सेंट तो नहीं बोलेंगे, अब तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर चुकी होंगी, डोमिनेंट हो चुकी होंगी या प्रोमिनेंट हो चुकी होंगी या स्ट्रांग हो चुकी होंगी। अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अब मौजूद हैं तो ए अट्रैक्शन फैक्टर को आप जीरो बोले? नहीं, अब कहोगे अट्रैक्शन फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू निकल रही होगी और वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो निकलेगी।
कोई ना कोई वैल्यू होगी, डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है अट्रैक्शन फैक्टर ए की। लेकिन बस ये जरूर फिक्स है कि अब अट्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू आएगी और ग्रेटर देन 0 आएगी, वो फिर कुछ भी आ जाए। अच्छा, वो कैसे गैस करते हैं अट्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू बड़ी होगी छोटी, अभी मैं बताता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कैसे गैस करते हैं। उसके बाद एक्चुअल वॉल्यूम। अब बताओ एक्चुअल वॉल्यूम निगलेक्ट करूं? अब क्या मैं गैस के मॉलिक्यूल का साइज निगलेक्ट करूं? मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आ चुके हैं और एक हो सकता है एक दूसरे को टच भी कर रहे हो। आप कहोगे नहीं सर, अब नहीं गैस के मॉलिक्यूल के साइज को निगलेक्ट किया जा सकता। अब तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आए हुए हैं और एक दूसरे की सरफेस को हो सकता है टच भी कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो अब तो उनका साइज मैटर करेगा, अब तो साइज देखना पड़ेगा, अब तो साइज डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये बी की वैल्यू भी तो अब डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बी साइज पे तो डिपेंड करता है, बिगनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब बी की वैल्यू डिस्कस करनी पड़ेगी। अब पोस्टुलेट ऑफ केएमटी में यही दो पोस्टुलेट डिसओबे हुए हैं। एक ये जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ एक्चुअल वॉल्यूम वाला, एक ये फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन वाला। ये दो पोस्टुलेट डिसओबे, टू पोस्टुलेट डिसओबे और फॉल्टी हो गए, दो पोस्टुलेट फॉल्टी हुए हैं। ठीक है, गैस के लास्ट में अब याद रखना बॉयल्स लॉ नॉट ओबे। मैं बताऊंगा कैसे अब बॉयल्स लॉ ओबे नहीं होता, बॉयल्स लॉ नॉट ओबे, बताता हूँ रीजन कैसे। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन अब ओबे नहीं होती, ओबे नहीं होगी। अब कैनेटिक, अब वंडरवॉल इक्वेशन ओबे होगी, वंडरवॉल इक्वेशन को देखना पड़ेगा। अब चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन ही ओबे नहीं हो रही, पी इज इक्वल टू एन आर टी, तो फिर आंसर आइडियल, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का 1 के इक्वल नहीं आएगा आंसर, 1 के इक्वल नहीं आएगा। फिर अगर 1 के इक्वल नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? दो केसेस होते हैं, वो दो केसेस में फिर पढ़ाता हूँ, या तो लेस देन 1 आंसर आ सकता है या फिर ग्रेटर देन 1 आंसर आ सकता है। इसके ग्राफ में पढ़ाता हूँ, इधर पढ़ाता हूँ ग्राफ। ये सारे पॉइंट हो गए नॉन आइडियल बिहेवियर के। अब आगे शुरू करने से पहले अपने दिमाग में ये बात घुसा लो कि सर ने कहा है कि अगर एमसीक्यूज में लिखा हुआ है टेम्परेचर लो से जा रहा है हाई, तो गैस जा रही होगी नॉन आइडियल से आइडियल बिहेवियर की तरफ। प्रेशर हाई से जा रहा है लो, प्रेशर हाई से जा रहा है लो, तो गैस जा रही होगी नॉन आइडियल से आइडियल। एमसीक्यूज में अगर ये वाली सारी बातें लिखी हुई हो, ये वाली, और वो कह रहे हो इन बातों से इसकी तरफ आ रहे हैं, लो से हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ, लो से हाई की तरफ, तो आप समझ जाना नॉन आइडियल से आइडियल आ रहा है। और अगर रिवर्स आल्सो ट्रू, अगर वो बोले हाई टेम्परेचर से लो पे जा रहे हैं, तो समझ जाना आइडियल बिहेवियर से नॉन आइडियल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और मेरी बात सुनो, सुनो गौर से, याद रखना जब भी आप लो से हाई की तरफ जाएंगे ना, और वॉल्यूम को लो से हाई की तरफ लेके जाएंगे, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो खत्म हो जाएंगे। वॉल्यूम को लो से हाई की तरफ लेके जाओगे, वॉल्यूम हाई हो गया, मॉलिक्यूल दूर हो गया, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो खत्म हो जाएंगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। अब सुनो, ये ए और बी की वैल्यू जीरो पुट करो इधर वंडरवॉल इक्वेशन में। वंडरवॉल इक्वेशन में ये पी प्रेशर है, एन मोल्स है, बी वॉल्यूम है, बी वॉल्यूम, एन मोल्स, एन आर टी, वही बात। ए और बी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो बताओ अगर मैं ए की वैल्यू इधर जीरो पुट करूं, तो ये वाला सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अगर मैं ये बी की वैल्यू भी इधर जीरो पुट करूं, तो ये वाला सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी जीरो हो गया, ये भी, क्या बच गया? पी बच गया और वी बच गया। तो बताओ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बन गई आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसका मतलब है वंडरवॉल इक्वेशन में ए को, इस ए को कम करते करते जीरो कर दो, बी को कम करते करते जीरो कर दो, और जीरो करके अगर इधर ए और बी की जगह जीरो पुट करो, तो वंडरवॉल इक्वेशन वापस आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए, ये भी हमसे कुछ आया हुआ था प्रीवियस पेपर में, कि बाय डिक्रीजिंग ए कम करते जा रहे हैं, कम करते करते जीरो के बराबर, बी कम करते करते जीरो के बराबर पहुंचा है, तो वंडरवॉल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइडियल गैस इक्वेशन में। नॉन आइडियल बिहेवियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइडियल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब सुनना मेरी बात गौर से। ये चार गैसेज हैं, इनका टेक्स्ट बुक में जिक्र भी है, इसलिए मैं चार डिस्कस करवा रहा हूँ। हालांकि इन चार के अलावा और पे भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये चार को समझो और भी समझ आएंगे जरूर। ये कॉलम में हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिखी हुई है। अब आपने याद रखना है, डाउन द कॉलम मूव करो ना, इन मालिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है। हीलियम होता है मोनोएटॉमिक मालिक्यूल, इसका साइज छोटा होता है। हाइड्रोजन होता है डाइएटॉमिक मालिक्यूल, साइज बड़ा हो जाता है, उसमें दो एटम होते हैं, साइज बढ़ जाता है। नाइट्रोजन के मालिक्यूल का साइज और भी बड़ा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और भी बड़ा, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़े तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी का सादा मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जो नॉन मालिक्यूलर
नॉन पोलर मालिक्यूल में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है, पढ़ाई थी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज में, पढ़ाया था मैंने इसे, अब दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, उधर पढ़ाया हुआ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज में। तो साइज इंक्रीज हो तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस मालिक्यूल में इंक्रीज होती है। एटॉमिसिटी भी इंक्रीज हो रही है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल। इस मालिक्यूल में एक एटम, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें तीन एटम हो गए, एटॉमिसिटी इंक्रीज हो रही है। डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब शेल्स, जितने बड़ा मालिक्यूल हो ना उसके शेल उतने ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होकर उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी आती है। ठीक है, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वाले टॉपिक में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये बातें उधर डिस्कस हुई हुई हैं ऑलरेडी, बस फिलहाल अब याद रखो, साइज बढ़े पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, एटॉमिसिटी भी नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जितने बड़े मालिक्यूल का साइज होता है उतनी ज़्यादा उसके शेल्स में डिस्पर्शन होती है, उसके सेल डिस्पर्स होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, अपनी ओरिजिनल जगह से हटते हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा डिस्पर्शन हो उतनी ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिन्हें आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो सिंपली, वो उतनी ज़्यादा बढ़ रही होती हैं। जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं उतना ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ता है, उतना ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ता है। और एक और भी बात याद रखनी है कि सर ने कहा था जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ें गैस को उतनी आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन का मतलब होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो उतनी आसानी से गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। डाउन द ग्रुप ऑफ साइज बढ़ा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, एटॉमिसिटी भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन भी बढ़ेगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा जनरेट होती हैं। जितने मालिक्यूल का साइज बड़ा हो, सिंपली याद रखना, मालिक्यूल का साइज बड़ा तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, बस। मालिक्यूल का साइज बड़ा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज़्यादा, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो लिक्विफिकेशन भी ज़्यादा होगी, मतलब आसानी से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाओगे। इन दी गई गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि बड़ा साइज है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, लिक्विफिकेशन इजीली। अच्छा जी, चलो अब सुन लो मेरी बात, अब ग्राफ गौर से समझ लो जल्दी से, और टॉपिक करीब खत्म होता है। अव्वल तो आपने याद रखना है कि नॉन पोलर अगर गैसेज हों तो जितना बड़ा साइज होता है नॉन पोलर गैसेज का उतनी ज़्यादा उनमें पोलराइजेबिलिटी होती है, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी वैल्यू ऑफ ए बड़ी निकल रही होती है। और जितना बड़ा साइज बड़ा होगा वैल्यू ऑफ बी भी उतनी ज़्यादा होगी, वैल्यू ऑफ बी, बी का मतलब बिगनेस, ए का मतलब अट्रैक्शन, ए और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितनी ए और बी की वैल्यू ज़्यादा हो, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, उतना ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर होता है। तो बस एमसीक्यूज में नज़र रखना है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ढूंढना है उन चार ऑप्शन में बड़े साइज का मालिक्यूल कौन है। समझ जाना जो बड़े साइज का उसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसकी ए की वैल्यू मतलब अट्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उसका साइज बड़ा है तो बी की वैल्यू मतलब बिगनेस फैक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और उसका नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इन चारों में नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा किसका होगा? ये चारों नॉन पोलर गैसेज होती हैं, चारों नॉन, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है एज अ होल, डायपोल मोमेंट जीरो होता है इसका। इन चारों में नॉन आइडियल बिहेवियर, आप कहोगे सर नॉन आइडियल बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा जी, कोई कहे नॉन आइडियल बिहेवियर मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा ऑप्शन की बननी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की। और मिनिमम नॉन आइडियल बिहेवियर किसका बनेगा? हीलियम का। यूं एमसीक्यूज में आपने जज करना है या प्रिडिक्ट करना है या चेक करना है। ओके, और अगर डायरेक्टली का सारा रिलेशन चल रहा है, अगर मैंने बोला है ना नॉन आइडियल बिहेवियर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करवाना सबसे इजीली होगा, यूं सेंस याद रखनी है कि पढ़ाई थी। पोलर गैसेज में याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एटम में जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होती है। हालांकि पोलैरिटी का मतलब भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी नॉन पोलर मालिक्यूल के लिए डिस्कस होती है, पोलैरिटी पोलर मालिक्यूल के लिए डिस्कस होती है। और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होंगी उतनी ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या तो डायपोल डायपोल फोर्सेज होंगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि पोलर है ना मालिक्यूल, डायपोल डायपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जितनी ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ ए होगी, उतना ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर होगा।
ठीक है, ये पोलर के लिए हो गया। लेट से HF, HCl, HBr, HI। तो हम नीचे बताना कमेंट में कि ये 4 गैसेस हैं, फर्ज कर लो इन्हें गैस की फॉर्म में लिया हुआ है, सपोज कर लो गैस की फॉर्म में लिया हुआ है। तो सोच के मुझे बताना इन चारों में से, नीचे कमेंट में बताना इन चारों में से नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, इस तरह का MCQs आएगा तो वो आपने बताना है। अच्छा, आप देखो इनको। अब इन चारों गैसेस का ना लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया। इन चारों गैसेस के लिए गया 1 मोल, ईच गैस का 1 मोल, इसका 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 1 मोल। इन चारों गैसेस पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया, इन चारों पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया 0, ये कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया। तो बताओ n की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, t की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, r की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ये तीनों चीज़ें तो हो गई कांस्टेंट। तो अब चेंज क्या कर रहे हैं, प्रेशर, प्रेशर की वजह से क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। डाटा मिलेगा लैब में एक्सपेरिमेंटल, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा के जरिए ग्राफ बनाया गया। मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ ऐसा आया था, हीलियम का आया, हाइड्रोजन का आया, नाइट्रोजन का ग्राफ आया और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ आया। ग्राफ आया एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू, वो तो ग्राफ बन गया। आपने बस समझाना है या समझना है कि ग्राफ ऐसे आए क्यों। सबसे पहले तो याद रखो ये जो सीधी लाइन बनाई हुई है आइडियल बिहेवियर की लाइन है, सीधी वाली लाइन। अब चारों के ग्राफ सीधी लाइन के ऊपर तो नहीं है, मतलब चारों का बिहेवियर आइडियल तो नहीं है, नॉन आइडियल है। तो सोचो पहली रीजन दिमाग में क्या आती है, इनका आइडियल बिहेवियर की बजाय आइडियल पे ग्राफ क्यों नहीं आया, इनका नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों आया। तो इधर रीजन लिखी हुई ये दिख रही है, टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है, लो। टेम्परेचर 0 लिखा हुआ है ना, लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल बिहेवियर होता है, इसलिए चारों गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर है। फिर बच्चे के जहन में आता है, चलें ठीक है सर, पता लग गया चारों का नॉन आइडियल बिहेवियर इसलिए था क्योंकि एक्सपेरिमेंट लो टेम्परेचर पे करवाया जा रहा था। तो फिर उसके बाद बच्चे के जहन में आता है हीलियम का ग्राफ आइडियल के करीब है, कार्बन डाइऑक्साइड का आइडियल वाली लाइन से बहुत दूर चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर हो गया। फिर उसका आंसर ये लिखे हुए मैंने सारे आंसर। हीलियम का अगर साइज छोटा है तो उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी तो कम होंगी ना, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो नॉन आइडियल बिहेवियर भी कम। हीलियम का साइज है छोटा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी कम, तो नॉन आइडियल बिहेवियर भी होगा कम। अगर नॉन आइडियल बिहेवियर कम है तो ग्राफ आइडियल के करीब है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ साइज होगा ग्रेटर, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी ज्यादा, नॉन आइडियल बिहेवियर होगा ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ आइडियल वाली लाइन से बहुत दूर चला गया। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब बात गौर से सुनो, जो आइडियल से ग्राफ आए नीचे उनके बारे में कहा जाता है उनकी z की वैल्यू आई है <1, उनकी z की वैल्यू आई है <1। <1 आए तो हम बोलते हैं कि उस गैस ने नेगेटिव डेविएशन शो की है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उस गैस ने नेगेटिव डेविएशन शो की है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब डायरेक्टली हिंट के तौर पे मैं बताने लगा हूं, एमसीक्यूज में नेगेटिव डेविएशन वो गैसेस शो करती हैं जिनका साइज हो काफी ग्रेटर, बिगर साइज, साइज बिगर हो जिनका, बड़े साइज के मॉलिक्यूल नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों, वजह, क्योंकि बिगर साइज के मॉलिक्यूल में सडनली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकती हैं, बिगर साइज के मॉलिक्यूल में सडनली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, इसलिए ऐसा होता है, सडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो सुनो हुआ क्या था, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी। बॉयल्स ने बोला था प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम होता है, और हर नए प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम की नई वैल्यू मिलती है, और वो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कैंसिल होकर आंसर 1 आता रहता है। बॉयल्स ने ये बोला था, और बॉयल ने बोला था जितने टाइम्स प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतने टाइम्स कम होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कैंसलाइज हो जाती थी, आंसर बार बार 1 आता था। प्रॉब्लम उस वक्त हुई जब प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि मॉलिक्यूल प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते, प्रेशर हाई करते करते मॉलिक्यूल को बहुत करीब ले, अब मॉलिक्यूल इतने करीब आ गए कि उनमें सडनली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने लग गए हैं। अब मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे को करीब खींच रहे हैं। अब आप प्रेशर फर्दर नहीं बढ़ाओगे, प्रेशर बहुत बढ़ा लिया आपने, अब मजीद नहीं बढ़ा रहे, प्रेशर आपने रोक दिया बढ़ाना, लेकिन मॉलिक्यूल खुद ब खुद एक दूसरे को अब करीब खींच रहे हैं, सडनली उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग गए, वो करीब खींच के वॉल्यूम खुद ब खुद कम करने लगे हुए हैं। गैस पिस्टन नीचे गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, वॉल्यूम खुद ब खुद कम हो रहा है। तो इसका मतलब है प्रेशर की अब आप नई वैल्यू नहीं दे रहे, प्रेशर बढ़ाना फर्दर रोक दिया,
लेकिन जितना भी आपने प्रेशर बढ़ाया था, उस प्रेशर पे आप मालिक्यूल इतने करीब ले आए थे कि उनमें सडनली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग गई, मालिक्यूल स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे को करीब खींचने लग गए, वॉल्यूम को ड्रॉप करवाना उन्होंने शुरू कर दिया। और वॉल्यूम अगर स्पॉन्टेनियसली ड्रॉप हो रहा है, वी की वैल्यू, प्रेशर तो नहीं बढ़ा रहे, वी की वैल्यू ड्रॉप हो रही है, तो वी देखो नोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर वी स्पॉन्टेनियसली ड्रॉप होगा तो इधर आंसर भी तो स्पॉन्टेनियसली जी का ड्रॉप होने लग जाएगा और आंसर लेस देन क्या आने लग जाएगा, 1, और गैस नेगेटिव डेविएशन शो करना शुरू कर देगी। तो बॉयल्स लॉ में ही मसला हुआ था। बॉयल लॉ भूल गया एक ऐसे प्रेशर की वैल्यू को स्टडी करना जिस प्रेशर की वैल्यू पे वॉल्यूम की नई वैल्यू नहीं मिल रही, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे होते, वॉल्यूम खुद ब खुद ड्रॉप हो रहा होता। प्रेशर इतना बढ़ा चुके थे पहले ही कि अब मालिक्यूल इतने करीब आ गए हैं कि वो खुद स्पॉन्टेनियसली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करके वॉल्यूम को ड्रॉप करने लगे हैं। प्रेशर मजीद नहीं बढ़ा रहे, वॉल्यूम लेकिन गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, तो जी की वैल्यू भी गिरने लग गई, लेस देन 1 आ गई। और अगर ग्राफ गैसेस का आइडियल वाली लाइन से हो ऊपर, अगर ऊपर हो तो आपने बोलना है उनके आंसर हैं ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आंसर हो तो आप बोलते हैं गैसेस ने शो किया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब एमसीक्यूज में याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल और बिगर साइज मॉलिक्यूल दोनों शो करते हैं, स्मॉल साइज और बिगर साइज मॉलिक्यूल दोनों शो करते हैं। अच्छा, क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनमें सडनली फोर्सेज ऑफ रिपल्शन स्ट्रांग होने लग जाती हैं, उनमें सडनली फोर्सेज ऑफ रिपल्शन स्ट्रांग होती हैं। बॉयल एक और बात भी स्टडी करना भूल गया, गैस पे प्रेशर बढ़ाते जो मॉलिक्यूल को बहुत करीब ले आओ, एक प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते ऐसी भी प्रेशर की वैल्यू आती है, मॉलिक्यूल इतने करीब आ जाते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को दूर धकेल रहे होते हैं। इसका बड़ा कॉमन फिनोमिना है, हॉस्पिटल में इंजेक्शन देखो, वो सिरिंज होती है ना, उसकी शुरू से निब निकाल दो, निब निकाल के उसके फिंगर रख लो और पीछे पिस्टन होता है, उसे दबाओ 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 दबाओ, एक खास पॉइंट आएगा जब पिस्टन फर्दर दबना रुक जाएगा, इधर अंदर हवा फंसी हुई होगी, अंदर हवा की कुछ क्वांटिटी मौजूद होगी, पिस्टन दबा रही होगी, वो फर्दर दब नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे उस पिस्टन से फिंगर हटाओगे, जैसे उस पिस्टन से फिंगर, पिस्टन पीछे झटका खाएगा, क्यों? क्योंकि अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल को आपने इतना कंप्रेस कर दिया था, मॉलिक्यूल इतने करीब आ गए थे कि उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रही थी। वो जैसे ही आपने पिस्टन से फिंगर हटाई ना, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने एक दूसरे को दूर धकेला, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को दूर धकेला और पिस्टन को भी पीछे धकेला, और पिस्टन पीछे की तरफ जाने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश की है। प्रेशर को अब आप कुछ नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर धकेल के स्पॉन्टेनियसली वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में। अब रिपल्शन की वजह से अगर स्पॉन्टेनियसली वॉल्यूम बढ़े ना, वॉल्यूम स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद बढ़े, तो फिर जी की वैल्यू भी बढ़ती है, और जी की वैल्यू बढ़ के ग्रेटर देन जी आंसर आ रहा होता है, और ग्रेटर देन जी आंसर आए तो पॉजिटिव डेविएशन शो होती है, और ये पॉजिटिव डेविएशन रिपल्शन की वजह से होती है, और ये स्मॉल साइज बिगर साइज दोनों में होती है। और नेगेटिव डेविएशन जो होती है सिर्फ बिगर साइज मॉलिक्यूल में होती है, क्योंकि सिर्फ बिगर साइज मॉलिक्यूल में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती हैं आसानी से या तेजी से। अब बताओ टेम्परेचर कितना था? 0। फर्ज कर लो लैब में टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो 100। अब आपने हाई टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, अब लैब में टेम्परेचर हाई कांस्टेंट रख के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लो टेम्परेचर से हाई, तो से सोच के देखो, लो से अगर हाई टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हो तो नॉन आइडियल से आइडियल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तो ग्राफ्स को आइडियल वाली लाइन के करीब नहीं आना चाहिए, हीलियम आइडियल वाली लाइन के करीब आ गया, हाइड्रोजन आइडियल वाली लाइन के करीब आ गया, नाइट्रोजन आइडियल वाली लाइन के करीब आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आइडियल वाली लाइन के करीब आ गया। नीचे आए हैं ग्राफ? नहीं आए? आइडियल वाली लाइन के करीब आ गए, इधर तो बड़े दूर दूर थे। नेगेटिव डेविएशन भी जरा कम हो गई है। क्यों कम हो गई नेगेटिव डेविएशन? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टूट गई, आप लो टेम्परेचर से हाई पे गए। अब फर्ज कर लो टेम्परेचर में 100 की बजाय 500 कर देता, 1000 कर देता, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतना इतना टेम्परेचर में बढ़ा देता, लो से इतना टेम्परेचर हाई कर देता, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो टूट जाती है, तो गैस का बिहेवियर प्रैक्टिकली आइडियल हो जाता, चारों ग्राफ आइडियल लाइन के ऊपर आ जाए, प्रैक्टिकली आइडियल बिहेवियर बनाना पॉसिबल है। लेकिन अब बात मेरी गौर से सुनना, प्रैक्टिकली आइडियल बिहेवियर बनाना पॉसिबल जरूर है, लेकिन एसटीपी पे नहीं बनाया जा सकता। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है गैसेस के लिए 0 सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे तमाम गैसेस का बिहेवियर नॉन आइडियल है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए लो टेम्परेचर पे तमाम गैसेस का बिहेवियर नॉन आइडियल है। तो एसटीपी पे तमाम गैसेस के बिहेवियर नॉन आइडियल है। लेकिन क्या फिर ये बात बोलना ठीक है कि आइडियल बिहेवियर बनाए नहीं जा सकते? नहीं, एसटीपी को हटा दो,
लेट से, और लैब में टेम्परेचर बढ़ाते जो गैस का फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आप सारी तोड़ डालोगे और प्रैक्टिकली लैब में आप आइडियल बिहेवियर बना दोगे। लेकिन बस हुआ ये होगा कि वो आइडियल बिहेवियर आपने एसटीपी पे नहीं बनाया होगा, वो नॉन एसटीपी पे होगा। मतलब नॉन एसटीपी पे आइडियल बिहेवियर प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल है। ओके हो गया, ये बात ज़हन में याद रहेगी। और लास्ट छोटी सी बात, इस ए और बी के यूनिट्स आपसे पूछे जाएंगे, इस ए और बी के यूनिट्स आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। बस वो यूनिट्स मैं आपको बता दूं और हम बात फिर करते हैं ख़त्म। तो सुनो, जो ए होता है ना अट्रैक्शन फैक्टर ए, उसका फार्मूला होता है पी प्राइम वी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, ये ए का फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी, बी मैंने आपको अभी पीछे लिख के भी दिया था, वॉल्यूम पर मोल। बी का फार्मूला होता है वॉल्यूम पर मोल, ये फार्मूला होता है। ज़ाहिर है इन फार्मूलों की डेरिवेशन मौजूद है वंडर वाल इक्वेशन में, मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, बस एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं उस हद तक बात रख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपसे इस एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे एक तो इनके नॉन एसआई यूनिट्स। सुनो, नॉन एसआई कैसे निकालोगे? अच्छा, प्रेशर का नॉन एसआई यूनिट जो एसटीपी पे यूज़ होता है वो एटीएम होता है। नॉन एसआई यूनिट जो होता है ना प्रेशर का, वो एटीएम। वॉल्यूम का नॉन एसआई यूनिट होता है डीएम क्यूब, ऊपर स्केयर भी लोगे। मोल का मोल का नॉन एसआई यूनिट मोल ही होता है, मोल का एसआई नॉन एसआई सेम ही होता है मोल। तो इधर मोल पुट करो, ऊपर स्केयर लो, वो ऊपर चला जाएगा, पर मोल स्केयर हो जाएगा। तो अट्रैक्शन ए का यूनिट बना एटीएम, डीएम की पावर 6, मोल की पावर -2, और ये इसके बने हैं नॉन एसआई यूनिट्स। अच्छा जी, फिर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका होता है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, उसके ऊपर लेना पड़ेगा स्क्वायर। मोल का ऐसा यूनिट मोल ही होता है, वो मोल का स्क्वायर लोगे ऊपर जाके वो पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6, 6 और -2 कितना हो जाएगा 4, तो ये न्यूटन मीटर की पावर 4 हो जाएगा और पर मोल स्क्वायर। ये लो जी, ये नॉन ऐसे यूनिट, ये ऐसा यूनिट आ गया। बी का तो और भी ईजी होता है, शॉर्ट सा होता है बड़ा, नॉन एसआई और एसआई। तो जी वॉल्यूम का नॉन एसआई यूनिट क्या होता है? डीएम क्यूब, जो कि एसटीपी पे यूज होता है, डीएम क्यूब। मोल का मोल ही होता है, मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मोल। ये लो नॉन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, और मोल का मोल ही होता है, मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मोल। ये लें जी, एसआई और नॉन एसआई यूनिट आ गए। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर्स। ठीक है, क्लास में भी जब लेक्चर दो ना, असूलन अगर सही तरह लेक्चर दो, घंटा सवा घंटे का लेक्चर बनता ही बनता है। ठीक है, वो तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हुए अक्सर कई जगहों पे वो मिस करवा दी जाती हैं, तो बच्चों को पूरे टॉपिक्स पता ही नहीं होते। तो इसे तसल्ली से सुनो, इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज़ होंगे। ओके, खुदा हाफिज़।